हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि सेल ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों होता है, एंड उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल सबको अपन ने अच्छे से डीपली पढ़ लिया था। वो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो उस चैप्टर को एक बार पढ़ के फिर इस चैप्टर को पढ़ना। सबसे पहले आता है हाँ ठीक है, मैं पिछले चैप्टर से कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि ना ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जाम्पल अपन अमीबा ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अमीबा जो है वो उसके सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि उसको मूव करना है, एक जगह से उसको दूसरी जगह पे मूव करना है, या फिर उसको फूड को अंदर लेना है, या फिर उसको डाइजेस्ट करना है, या अंदर जो डाइजेस्ट करने के बाद जो एक्सक्रीटरी मटेरियल निकला उसको बाहर निकालना है। तो सारा का जो ये सारे फंक्शन जो है उसको एक ही सेल कर रहा था, बिकॉज अमीबा बना किससे, एक ही सेल से बना है। तो एक ही सेल सारे बेसिक फंक्शन को करता है, किसके अंदर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नाम से अपन को पता है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो बहुत सारे सेल्स के अंदर क्या करते हैं कि सेल्स जो है ना स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। मतलब जैसे नर्व सेल्स के अपन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल्स का जो शेप और साइज़ होता है वो उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। पिछला चैप्टर का है पार्ट ये है। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था नर्व सेल का शेप देखो कैसा अलग है, ब्लड सेल्स का अलग है। नॉर्मल जो सेल होती है वो सब अलग अलग मिलती है, उनका वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे इसका क्या काम है, मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम है, तो इसीलिए ये इस तरह से है, ठीक है। तो सारे सेल्स जो होते हैं वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे उनका शेप होता है, उनका साइज़ होता है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे सेल्स, ठीक है, ऐसे सेल्स जो स्ट्रक्चर में भी, देखने में भी और फंक्शन भी, जैसे अगर नर्व सेल्स है वो सारे नर्व सेल एक जैसे दिखने में मिलते हैं और सब एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मैसेजेस को ट्रांसफर करना। तो ऐसे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्ट्रक्चर में फंक्शन में दोनों में सेम होते हैं, वो मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और ये टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियास की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पेनक्रियास के अंदर अपने पास में जो सेल्स है वो सारे सेल्स स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी सेम होंगे। उनका फंक्शन क्या है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करके देना। तो सारे सेल्स अपने पास में, उसके अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं वो अलग बात है, लेकिन सारे सेल्स जो होते हैं, ठीक है, सारे सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। सबका क्या काम है, एक ही काम है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब बेनिफिट किस में है, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इसके अंदर एक ही सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। सारे सेल्स को परफॉर्म करने के लिए एक एक टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर अगर अपन है ना एक ऑफिस ही ले लेते हैं, ऑफिस के अंदर अगर एक ही इंसान मैनेजमेंट का काम, ठीक है, कंपनी को आगे बढ़ाने का काम वगैरह वगैरह सब काम अगर एक ही इंसान करेगा तो फिर वो इतना एफिशिएंटली सारे काम को नहीं कर सकता है ना। लेकिन अगर वो सारे काम को करने के लिए अलग अलग पर्सन को उसके लिए मतलब है ना लगा देवे, जैसे है ना नए कस्टमर्स को अंदर लाने के लिए एक पर्सन को है ना मतलब रख दिया, दूसरे पर्सन को कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, और तीसरे पर्सन को बाकी चीज़ों के लिए, नए नए चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें कंपनी में आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे उसने अलग अलग पर्सन को लगा दिया। तो उसका काम क्या, उस पर्सन का काम ही वो एक ही काम है, तो उस पर वो पूरे फोकस से करेगा ना। वैसे ही यहाँ पर है, ये एक सेल, ये पूरे सेल्स का काम, इस टिश्यू का काम क्या, एक ही फंक्शन है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है। तो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे। अगर उनको बोल दे तुम सारे फंक्शन करोगे तो इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होता है। तो इसी को अपन बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे अपन ह्यूमन की बात करते हैं तो पेनक्रियास इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लिवर सेल बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, लिवर के सारे सेल बाइल जूस को प्रोड्यूस करते हैं। लंग्स का क्या काम है, रेस्पिरेशन का काम होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। किडनी का क्या काम है, ब्लड को पूरी तरह से साफ करना, उसके अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उन सबको बाहर निकाल देना। एंड ब्लड का क्या काम है, ब्लड का काम होता है सारे सेल के पास में ऑक्सीजन को लेके जाना, एंड वो जो सेल रिस्पायर करके उसने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया उसको वापस से लंग्स के पास में लेके जाना। तो सब लोगों का एक एक काम होने के कारण वो उस काम पे बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज उनके पास काम ही है कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। अगर अपन पेनक्रियास की बात करते हैं तो वो एफिशिएंटली काम करते हैं, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी दोनों एक ही है, दोनों में जो सेम होते हैं वो सेल्स मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। पिछले
पिछले लास्ट वीडियो में, ठीक है, चैप्टर 5 का जो लास्ट वीडियो था, क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो था, उसके अंदर मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बताया था। ये और वो सेम नहीं है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस है, सेल्स के बारे में नहीं है, ठीक है। ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है प्लांट्स फिक्स्ड होता है। कभी किसी प्लांट्स को मूव करते देखा है आपने? नहीं देखा होगा ना। मान लेते कोई सा भी एक पौधा ले लो, तुलसी का पौधा ले लो या कोई सा भी पौधा ले लो, वो कभी हिलता है क्या, मूव करता है कि उसकी जगह को छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है ना। तो प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं जबकि एनिमल्स मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड, स्ट्रक्चरल मतलब डेड क्यों होता है, उनका फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल्स, कम से कम आधे से ज़्यादा जो सेल्स होते हैं वो डेड ही होते हैं। और जबकि एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स लिविंग होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी में इसके अंदर लिविंग होते हैं, इसके अंदर मेजॉरिटी में डेड सेल्स होते हैं। तो इसका भी एक रीज़न है कि यहाँ पे मेजॉरिटी में डेड सेल्स क्यों है। बिकॉज क्या है, प्लांट्स फिक्स्ड है, ठीक है। प्लांट्स फिक्स्ड है तो उनको उस जगह पे अच्छी तरह से खड़ा रहना पड़ेगा जिस जगह पे वो खड़े हैं। तो उनके लिए उनको एक स्ट्रेंथ चाहिए ना, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, स्ट्रक्चरल, उनका स्ट्रक्चर को पूरा खड़े रहने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए। तो डेड सेल्स वो स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं। लिविंग सेल्स भी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लिविंग सेल जो है उसको लिविंग रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। उसको न्यूट्रिशन, एक्सट्रेक्टिव मटेरियल को बाहर निकालने का, सबका पैसेज वगैरह सब बनाना पड़ता है। तो उसमें एनर्जी क्यों वेस्ट करें, जब अपन को सिर्फ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ही चाहिए तो डेड सेल भी दे देंगे। इसीलिए प्लांट सेल के पास में मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, जबकि यहाँ पर इसको मूव करना होता है, ठीक है। डेड सेल्स कभी मूव नहीं कर सकते हैं, लिविंग सेल्स ही मूव कर सकते हैं। तो मूव करना है तो इसको मूव करना है, बाकी सब काम करना होता है, तो उसके लिए इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसके लिए इसके पास में सारे सेल्स जो होते हैं लिविंग होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूसली होता है, बिकॉज अपन आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर ग्रोथ कैसा होता है, पूरा जिंदगी भर इनका ग्रोथ होता है, इनका पूरे ज़िंदगी भर ग्रोथ होता है। जबकि इनके अंदर ग्रोथ कैसा होता है, डेफिनेट होता है। डेफिनेट यानी कि एक हद तक ही ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप एक प्लांट की बात करते हो ना, तो उसको है ना एक हद तक जितना अपन हो सके उतना नीचे तक काट देते ना, फिर भी उसमें से ग्रो कर जाता है ना। लेकिन अगर एनिमल की ऐसे बात करते तो डाई हो जाएगा ना, वो आगे नहीं ग्रो कर सकता है। वही है, प्लांट्स कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, उनकी लाइफ भर वो ग्रो कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स ऐसे ग्रो नहीं कर सकते। ये अपना खुद का खाना बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को रख के ये खाना बनाने में काबिलियत होता है। लेकिन एनिमल्स के पास में ये वाला कैपेबिलिटी नहीं होती है। ये किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट्स भी इंक्लूड है और दूसरा एनिमल्स भी इंक्लूड है। आते हैं ना इसके अंदर, अपने बचपन में पढ़े होते हैं, जो एनिमल्स को खाने वाले अलग एनिमल्स होते हैं और ना प्लांट्स को खाने वाले होते हैं अलग। उनका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बाकी होते हैं 2 टाइप के होते हैं ना, 2-3 टाइप के होते हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का मैंने एक चार्ट बना रखा है, आपको ये देख के थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू, ये बात याद रखना, कोई सा भी टिश्यू नहीं है, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब वो टिश्यू जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। और परमानेंट मतलब जिन्होंने डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को छोड़ दिया है और अब ये कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, परमानेंट। परमानेंट आप इससे समझो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक जगह पे, ठीक है, एक जगह पे परमानेंट नहीं है वो, क्योंकि डिवाइड होते होते आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे मान लो एक है ना, एक नया ट्री अभी ग्रो हो रहा है, ठीक है, मतलब एक पेड़ ग्रो हो रहा है, तो जब वो छोटा सा होता है तब उसके अंदर टिप के अंदर, इस जगह टिप के अंदर उसका जो शूट का टिप होता है ना, टिप के अंदर एपिकल मेरिस्टम होता है, एक टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। एपेक्स मतलब टिप पे, ठीक है, टिप के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। वो आगे आएगा, ये रहा, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर 3 टाइप के होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये वाला जो है इसी जगह पे परमानेंट थोड़ी ना है, ये ग्रो करके ऊपर 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 जाता जाएगा जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा। तो ये परमानेंट नहीं है, इनका काम क्या है, कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाना। जबकि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, उनके पोजीशन के अंदर भी और वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं दोनों के अंदर ये परमानेंट है, नाम से ऐसे याद रखना। ये ग्रो करके अपना जगह छोड़ छोड़ के मतलब आगे जाते नहीं रहते, जबकि ये जो होते हैं परमानेंट जो होते हैं वो अपने जगह पे परमानेंट है ना, और फंक्शन भी एक परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, ये उनके पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, कि कहाँ पर होते हैं। मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू के अंदर वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेस पे डिवीजन नहीं है। सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहना। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट के अंदर, ट्री के अंदर कौन से जगह पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। आगे अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब ऐसा टिश्यू जिसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो सारे सेम सेल्स हैं, सेल्स जो होते हैं सारे सेम सेल्स होते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, वो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, उन्हीं को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेल्स। ये 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। एंड सिंपल टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये आगे वाले वीडियो में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इस वीडियो में अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसका डेफिनेशन बहुत सिंपल यही है, इससे ज़्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता। कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द रीजन वेयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्लांट के अंदर, ठीक है, प्लांट के अंदर कौन से रीजन के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है उसके बेसिस पे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। यानी कि जो टिप के ऊपर प्रेजेंट है उसको एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। जो 2 मैच्योर टिश्यू, 2 नहीं मतलब जो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। और लेटरल मेरिस्टम जो साइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जैसे क्या एग्जाम्पल लेके बताऊँ, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला अगर एग्जाम्पल अपन ने ले लिया तो इसके अंदर ये इस साइड के अंदर और इस साइड के अंदर, ठीक है, मतलब इस साइड के अंदर साइड वाला, ठीक है, ऐसे साइड्स के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। इंटरकैलरी टिश्यू मतलब जो बीच के अंदर प्रेजेंट है, जो बीच के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है उनको इंटरकैलरी बोलते हैं। और जो टिप के अंदर प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। New cells formed by meristematic tissue are similar to meristem but later they grow and mature and become differentiated। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मान लो मेरा एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसने डिवाइड करके 2 नया सेल्स बना दिए। अब ये जो 2 नए सेल्स है ये इसके जैसे दिखेंगे, है ना, इसके जैसे ये दिखेंगे बिकॉज माइटोसिस हो रहा है। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, जब एक सेल ऐसे 2 में डिवाइड होता है ना, तब वो एकदम पेरेंट जैसे दिखता है। ये डॉटर सेल से ये एकदम पेरेंट जैसे दिखता है, तो ये दिखने में तो इसके जैसे दिखेंगे, लेकिन आगे टाइम होते होते ये जैसे जैसे ये सेल्स ग्रो करेंगे ना, जैसे जैसे ये सेल्स ग्रो करेंगे इस तो वो ग्रो करते करते क्या करेंगे, वो मेच्योर हो जाएंगे। मेच्योर होके वो क्या करेंगे, एक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे। यानी कि अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं रहेंगे, ये परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो डिवाइड करने की एबिलिटी को छोड़ के एक फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, न्यू सेल्स जो होते हैं, जब न्यू सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से निकले वो पहले तो मेरिस्टेम की जैसे सिमिलर होते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर उनका जो सेल के अंदर जो होता है एक चेंज आता है और वो एक फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है, आप परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल वाले के अंदर स्क्लेरेन्काइमा वाले, ये है ना, ये स्क्लेरेन्काइमा, इसके अंदर आप पढ़ोगे कि स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं डेड सेल्स होते हैं। वो डेड सेल्स क्यों होते हैं, बिकॉज इनके पास में साइटोप्लाज्म होता नहीं है और इनको क्या होता है, एक जैसे नट्स नहीं होते हैं, कोई सा भी नट्स ले लो आप, अखरोट ले लो, कुछ भी ले लो, उनका जो आउटर मोस्ट वो टफ रहता है ना, वो टफ क्यों रहता है, स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है। तो वो उनके अंदर साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है। तो मान लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से अपने 2 सेल्स बने, ठीक है, इसमें से एक सेल क्या ग्रो करने लग गया, ग्रो करके मेच्योर होकर वो कौन से टिश्यू के अंदर मेच्योर हुआ, स्क्लेरेन्काइमा सेल के अंदर मेच्योर हुआ। अब वो मेच्योर कैसे हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन इसमें से जो निकला ये भी एक छोटा मेरिस्टेम है, लेकिन ये जब मेच्योर होता है तब क्या करेगा, ये साइटोप्लाज्म को छोड़ देगा और एक स्क्लेरेन्काइमा सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा सेल के अंदर। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा है। आई होप आपने इसको अच्छे समझ लिया होगा। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो इसका भी एक रीज़न होता है, बिकॉज इनको क्या है, खूब सारी एनर्जी की ज़रूरत है ना, खूब सारी इनको एनर्जी की ज़रूरत है, डिवाइड होते जाते तो इनको एनर्जी खूब सारी चाहिए, तो इनके पास में डेंस साइटोप्लाज्म होता है। थिन सेलुलोज सेल वॉल होता है, इसका भी एक रीज़न है, बिकॉज मान लो ये एक प्लांट का सेल है, अब इस मतलब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो ये
वापस क्या है, इसको थोड़ी सी देर में या फिर वापस इसको क्या करते जाना है, डिवाइड करते जाना है। तो ये एक रिजिड सेल वॉल बना के क्या करेगा, इसको मतलब ऐसा कैसा थोड़ी ना रहना है, इसको तो डिवाइड करते जाना है। तो ये रिजिड सेल वॉल नहीं होता, इसके पास में थिन सेल वॉल होती है। कैसी होती है, पतली सी इसकी सेल वॉल होती है। एंड इसके अंदर न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। न्यूक्लियस का साइज इसीलिए बड़ा होता है बिकॉज ये डिवाइड करता जाता है, तो इसके अंदर डीएनए जो होगा, ठीक है ना, डीएनए जो होगा वही तो मेन है। वो जब डिवाइड करेगा तब सेल अपने पास में 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा, तो इसलिए इसके पास में न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई वैक्यूल्स नहीं होता है। इसमें से क्वेश्चन बन सकते कि आपको ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है, परमानेंट टिश्यू के कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं और ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे दिए, उसमें से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से टिश्यू के अंदर या फिर कौन से सेल के अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। तो किसके अंदर आप लिख के आओगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। तो उसका रीज़न क्या है, तो आपको इसको वैक्यूल्स के फंक्शन से समझना होगा, जो अपन ने पिछले वीडियो में समझा था, मतलब पिछले चैप्टर में समझा था। क्या समझा था, वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, स्टोरेज करके रखना। अब आप खुद समझो, एक ऐसा सेल है, ठीक है, अब इसको खुद को पता है, ठीक है, अपन ऐसे अपने लैंग्वेज में अपन इसको समझते हैं कि इस सेल को खुद को पता है कि मैं ज़्यादा समय तक इसी स्टेट में नहीं रहने वाला हूँ, मैं फटाफट से दो में मैं डिवाइड होने वाला हूँ, मैं वैसा का वैसा नहीं रहने वाला हूँ। जब इसको खुद को पता है कि ये ज़्यादा दिन तक मतलब ऐसी कंडीशन में नहीं रहने वाला है, तो ये आगे मतलब लंबे ज़िंदगी जीने के लिए ये स्टोर करके किस काम के लिए रखेगा। जब इसको खुद को पता है ये ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा, तो ये स्टोर करके क्यों रखेगा, कोई कमी विमी आ गई तो यूज़ करने के लिए इस वैक्यूल है अपने पास में, स्टोरेज करके रखने के लिए। तो ये इसीलिए इसके पास में वैक्यूल्स होते नहीं, बिकॉज इसको खुद को पता है ये तो कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है, इसका कोई भी सेल परमानेंट नहीं है ना, वो डिवाइड होता जाएगा, तो इसीलिए इसके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। सो अब अपन ऊपर जो अपन ने पढ़े थे एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, इनको थोड़ा सा ये कौन सी जगह पे प्रेजेंट होता है और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो समझता है, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो टिप के अंदर प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एपेक्स से भी आप समझ सकते हो, एपेक्स जो होता है उसका मतलब भी यही होता है, टिप होता है, ठीक है। एपेक्स पे जो प्रेजेंट होता है ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि कंटिन्यूसली डिवाइड कर, लेकिन ये कौन से जगह पे प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, तो ये टिप के अंदर प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ स्टेम के टिप के अंदर नहीं, रूट के टिप के अंदर भी, ठीक है। तो ये टिप के अंदर प्रेजेंट होने के कारण क्या करते हैं, जैसे मान लो ये रूट है, यहाँ से अपना प्लांट ऊपर जा रहा है, इसके अंदर नीचे मेरा रूट है, ये वाला जो टिप होगा ना, इधर अपने पास में कौन सा एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा। इसके कारण ये आगे ग्रोथ कराता जाएगा। क्या कराता जाएगा, ग्रोथ कराता जाएगा, रूट का फॉर्म आगे आगे करता जाएगा। तो ये क्या करते हैं, रूट और स्टेम की लेंथ को इंक्रीज कराते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ को इंक्रीज कराता है, बिकॉज ये टिप के अंदर प्रेजेंट होता है। टिप के अंदर प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करते हैं, लेंथ को इंक्रीज कराते हैं, लेंथ को इंक्रीज कराते हैं। प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। नेक्स्ट आता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो होता है रूट और स्टेम के लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको लेटरल साइड क्या होता है बता दिया था। कोई सा भी एक चीज़ है तो उसका साइड्स के अंदर ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, इन साइड्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको अपन लेटरल जगह बोलते हैं, ठीक है। साइड मानो या फिर लेटरल बोलो, एक ही है। प्रेजेंट इन द लेटरल साइड ऑफ द रूट एंड स्टेम। एंड इनका क्या काम है, ठीक है, वो जो टिप के अंदर प्रेजेंट थे उनका काम तो था कि है ना लेंथ को इंक्रीज करना, ठीक है। और ये जो इस साइड के अंदर प्रेजेंट है ये मेरा स्टेम है, एंड इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास में ये लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इसको थिक करवाएंगे। जैसे मोटे मोटे जो पेड़ होते हैं ना, उनके अंदर उनका आपने देखा उनका स्टेम भी बड़ा होता रहता है। जब वो छोटे होते हैं तब उनका स्टेम छोटा होता है, फिर जाते जाते वो बड़ा होता है। ये क्यों बड़ा हो रहा है, ये लेटरल मेरिस्टम के कारण बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये इंक्रीजेज द गिर्थ मतलब क्या होता है, विड्थ को इंक्रीज कराते हैं। एपिकल मेरिस्टम क्या कर रहे थे, लेंथ को इंक्रीज कराते हैं रूट और स्टेम का, और लेटरल मेरिस्टम क्या कराते हैं, विड्थ को इंक्रीज कराते हैं, स्टेम और रूट का विड्थ को इंक्रीज कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम का मतलब होता है जो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। जैसे नोड्स और इंटरनोड्स, ये मेरा स्टेम है, मान लो ये मेरा स्टेम है, एंड यहाँ से मेरा एक पत्ता अराइज हुआ है इस प्रकार से, एंड ये दूसरा एक और मेरा पत्ता अराइज हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो जिस जगह पे स्टेम के जिस जगह पे है ना एक लीफ अराइज हुआ है, ठीक है, स्टेम के जिस जगह पे लीफ अराइज हुआ उस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं नोड। इसी के अंदर भी सिमिलरली इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है।
और इन दो नोड के बीच का जो जगह होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो जगह है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। दो नोड के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इंटर नोड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो इंटर नोड की लेंथ को इंक्रीज कराता है। ये भी एपिकल मेरिस्टम जैसे लेंथ में इंक्रीज कराता है, विड्थ में इंक्रीज नहीं कराता है। विड्थ में इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ लेटरल मेरिस्टम करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम भी लेंथ में करता है, लेकिन इसका पोजीशन देखो ना, ये किधर प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टम टिप के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट है, दो मैच्योर टिश्यू, ये दोनों मैच्योर हो चुके हैं, ये परमानेंट टिश्यू है, ये थोड़ी अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मैंने ब्लैक कलर में बना रखा है वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बाकी जो वाइट वाइट है ये सब परमानेंट टिश्यू है, जो अपना एक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, जो डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो अपने अलग अलग होगा। मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, तो ये लेबल कर लेते हैं, ये एपिकल मेरिस्टम, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम, और ये कौन सा हो गया, लेटरल मेरिस्टम। पोजीशन और उनका फंक्शन को भूलना मत। एपिकल मेरिस्टम टिप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो रूट और स्टेम का लेंथ को इंक्रीज कराते हैं, जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टम मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो भी लेंथ को इंक्रीज कराते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जो इंटरनोड्स के अंदर होता है। इंटरनोड मैंने आपको बता दिया, स्टेम का वो पोजीशन जहाँ से लीफ अराइज होता है उसको नोड बोलते हैं, दो नोड के बीच की जगह को इंटरनोड बोलते हैं। यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। एंड लेटरल मेरिस्टम अकेला एक ऐसा मेरिस्टम है जो विड्थ में इंक्रीज कराता है, किसके अंदर, विड्थ में इंक्रीज कराता है, और ये लेटरल साइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, रूट और स्टेम के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, सो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना। थैंक यू।